टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज टैक्स गुरु में हमारे साथ होंगे जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर के आपको टैक्स बचाने के कई सारे तरीके आपको बताने वाले हैं, कई सारी ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिससे आप अनजान हैं। मिसाल के तौर पर आईटी डिपार्टमेंट की नई सुविधा, अब आप भी देख सकेंगे कि नोटिस पर आपके जवाब को किसने देखा, कब देखा। फेसलेस टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की ओर नया कदम। रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का जाल, आईटी डिपार्टमेंट ने बढ़ाई सख्ती। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को छुपाना पड़ सकता है आपको भारी। और साथ में भी बताएंगे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर जीएसटी से मिले छूट, फिर क्यों कटता है इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन पर जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे गौरी, लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगा इनकम टैक्स विभाग का जो पोर्टल है, फेसलेस सिस्टम शुरू किया गया तो कई सारी दिक्कतें आ रही थी, कई सारे चैलेंजेस आ रहे थे। फिर लोगों ने ऑनलाइन अपना जवाब देना शुरू किया। दिक्कत ये आ रही थी कि ऑनलाइन जवाब दे दिया, अब जवाब किसी ने देखा कि नहीं देखा, देखा तो किसी ने देखा, इसमें लोग बड़ा कन्फ्यूजन होता था। अब वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए काफ़ी हद तक। तो अगर हम देखें, जो फेसलेस का मोटिव है वो ये है कि हमें ये ना पता लगे कि हमारा असेसिंग ऑफिसर कौन है, और असेसिंग ऑफिसर को जिस भी लेवल तक ये ना पता लगे कि एसएससी कौन है, कहाँ रहता है, ज़्यादा जानकारी एक दूसरे की ना हो। और पहले जो सिस्टम हुआ करता था वो ऐसा होता था कि आपको नोटिस आया, आप डिपार्टमेंट जाएंगे, असेसिंग ऑफिसर से मिलेंगे, उनको अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आपको पता है वो व्यक्ति कौन है, कहाँ है, क्या उनका नाम है, कहाँ रहते हैं, उनका नंबर भी एक्सचेंज हो जाता था। फेसलेस में ये सारा सिस्टम बंद हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि जब आपका ये सिस्टम बंद हो गया तो आपने जब नोटिस का रिप्लाई किया और वो नोटिस का रिप्लाई आपको कुछ समय तक वहाँ से आगे कोई जवाब नहीं आया, तो आप सोचते रहेंगे कि आपका जवाब पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा, कब आपको रिप्लाई आएगा। और आप समझिए कि पर्दे के पीछे एक व्यक्ति है और आप उन तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि उन्होंने आपका जवाब अभी पढ़ा है कि नहीं। वहीं अगर हम फेस टू फेस सिस्टम में बात करते हैं तो जाके पूछा जा सकता था कि सर आपने हमारा रिप्लाई देखा, इसमें आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता दीजिए। ये सिस्टम अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब एटलीस्ट डिपार्टमेंट आपको ये बताएगा कि कब ये रिप्लाई पढ़ा गया है, टाइम स्टैम्प होगा और आपको पोर्टल पे दिखेगा कि इस तारीख पे ये चीज़ें आपका नोटिस का जवाब पढ़ा गया है। जो भी उसमें होगा डेवलपमेंट उस केस के रिगार्डिंग, वो आपको उसमें दिखेगा। हालांकि रिप्लाई पढ़ना, टाइम स्टैम्प का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन ले लिया और आपको डिसीजन सुना दिया जाएगा। डिसीजन अभी भी वैसे ही आएगा जैसे पहले आता था, पर एटलीस्ट आप को जो टेंशन रहती थी कि मेरा रिप्लाई पड़ा या नहीं पड़ा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमने रिप्लाई अपना डिपॉजिट कर दिया है बट हमें कोई वहाँ से जवाब नहीं आ रहा, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसमें एक चीज़ माना जाए कि जो हम लोग कहते हैं कितने पढ़ा, कितने बजे पढ़ा, कब पढ़ा, कौन पढ़ा, वो नहीं पता चले, नाम नहीं पता लगेगा। असेसिंग ऑफिसर फेसलेस का मेन मकसद यही। बिल्कुल, अगर नाम बता दिया तो पर्पस फेल हो जाएगा। किसने पढ़ा ये नहीं पता चलेगा। हाँ, पता चल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ने आपके नोटिस के जवाब को पढ़ लिया है। चूंकि इसका पढ़ने का एक मतलब ये भी माना जाए कि अब सामने वाले के ऊपर एक ओनस आ जाता है कि आपने पढ़ लिया तो अब आपको एक्शन लेना है या फिर आपको जवाब देना है। हर नोटिस की टाइमलाइन होती है। हमारे पास अगर रिप्लाई फाइल करने का हमें टाइम दिया जाता है, डिपार्टमेंट को भी टाइम दिया जाता है, उसके विद इन डिपार्टमेंट को वो केस को सेटल करना होता है। लेकिन अगर अभी हम देखें, जैसे स्क्रूटनी नोटिसेज आए इस साल और लोगों ने रिप्लाई बना के अपने फाइल कर दिए, लेकिन कई महीने तक वहाँ से जवाब नहीं आया कुछ केसेस में, तो उनको तो टेंशन होती है कि हमारा रिप्लाई पता नहीं ठीक से फाइल हुआ है नहीं हुआ, डिपार्टमेंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जब लोगों को ये पता लगेगा कि हमारा रिप्लाई पढ़ लिया गया है तो कुछ हद तक टेंशन रिजॉल्व हो जाती है और आपको फिर पता लगता है कि अब शायद जवाब भी आने वाला है। हालांकि डिपार्टमेंट को जो टाइमलाइन दी जाती है हर एक सेक्शन के अंडर, वो तो फुलफिल करनी ही है, उससे एक्सीड डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता, उससे एक्सीड डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं फेसलेस सिस्टम का एक नया स्टेप है ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले और ये पता चले कि उनके नोटिस के जवाब पे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, हो रही है, या फिर नहीं भी हो रही तो कहाँ जाकर अटका पड़ा, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे करके चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं मेरठ से। एस के अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एस के अग्रवाल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप?
मैंने एक फ्लैट 2013 में ग्रेटर नोएडा में बुक किया था। ठीक है। ये मेरे और मेरे बेटे के नाम से है, जिसमें हम 95% पेमेंट जो है जमा कर चुके थे। हाँ। लेकिन फ्लैट का पोजेसन आज तक नहीं मिला है हमें, जिसके अगेंस्ट हम रेरा में चले गए। हाँ। रेरा ने पैनल इंटरेस्ट डिसाइड करा लगभग 29 लाख रुपए, जो हमें अभी मिल चुका है पिछले महीने। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये इंटरेस्ट की इनकम हमारी हुई है, तो इसमें टैक्स लायबिलिटी क्या हम दोनों की है, मेरी और मेरे बेटे की, या जो फर्स्ट नेम है उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी? बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या जैसे मैंने बैंक से लोन लिया था, तो क्या इस इनकम में से मैं वो लोन और वकील की फीस वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि जो इनकम हुई है वो सारी की सारी टैक्सेबल है, या इसमें से वो इंटरेस्ट, क्योंकि अब तक हाउस का असेसमेंट नहीं हुआ तो मुझे इंटरेस्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला जो हमने बैंक को दिया है, तो क्या वो इंटरेस्ट इसमें एडजस्ट हो पाएगा? उसके बाद हमको टैक्स लायबिलिटी बनेगी, या वो हमें इसमें से डिडक्ट नहीं कर पाएंगे? गौरी, दोनों सवाल इंटरेस्टिंग, काफी सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं। अभी 2 सवाल का जवाब लेता हूँ, फिर कंफ्यूजन होगा तो आपके पास आऊंगा, फोन पे बने रहिए आप। हाँ। इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपका, जैसे आपने बोला इंटरेस्ट आपको मिला है, पीनल इंटरेस्ट जो आपका इतने समय तक पैसा अटका रहा उसको कंपनसेट करने के लिए, तो जैसा आपने खुद ही कहा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा और आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होगा। अब जो प्रॉपर्टी आपने बुक कराई थी उसमें आप और आपके बेटे का नाम है, इसमें आपको देखना ये है कि जो आपका नाम है और बेटे का नाम है तो वो किस रेशियो में है, क्या वो 50-50 है, या वो 60-40 है, या वो 90-10 है, वो आपको देखना होगा अगर वो क्लियरली मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट्स में। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और साथ में किसी और फैमिली मेम्बर का नाम ऐड करा लेते हैं, जैसे यूजुअली हस्बैंड अपनी वाइफ का और वाइफ अपने हस्बैंड का नाम ऐड करा के रखते हैं कन्वीनियंस के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि डीम्ड ओनर कौन है। अगर आपके बेटे की कोई इनकम नहीं है, अभी वो कमाते नहीं है, या कमाते हैं लेकिन उन्होंने अपने सोर्स ऑफ फंड्स से ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, सिर्फ आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है अपने सोर्स कमाई से और बेटे का नाम सिर्फ ऐड किया है, तो आप ही इस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर होंगे और पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन जो आपकी कोर्ट की फीस है, लोन का इंटरेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी लॉयर की फीस और कोर्ट जो आपकी लीगल चार्जेस आपने पे किए हैं वो 56 सेक्शन में आप डिडक्शन उसकी ले सकते हैं। अग्रवाल साहब अब बताइए क्या कोई? हाँ सर, मुझको ये पता करना है बस कि जैसे बेटे ने इसमें लगभग जो है 5% के लगभग पेमेंट किया हुआ है, वो हालांकि अर्निंग मेंबर है, इंडिपेंडेंट है, तो और रेशो इसमें पहले से कोई डिसाइडेड नहीं है कि हमारा 50-50 है, बस नाम उनका पड़ा हुआ है। लेकिन 5% पेमेंट किया था। हाँ, उन्होंने जो है मतलब थोड़ा सा पेमेंट जो है लगभग 5-7% इसमें किया हुआ है। और तो आपका टीडीएस कैसे कट के आया है? टीडीएस जो डिडक्ट हुआ होगा, ये टीडीएस अभी इसमें से क्लियर नहीं है कि वो टीडीएस कितना इसमें हुआ। वैसे मुझे लगता है इसमें टीडीएस नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आपको अभी पेमेंट आई है, टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा और आप 1-2 महीने बाद अपना 26 ईयर्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। हालांकि टीडीएस जिस भी रेशियो में हुआ हो आपको सही लेना है और आप इस टीडीएस की जो भी एडजस्टमेंट है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कर सकते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल व्यू है मेरा, हालांकि कहीं भी ये लिखा नहीं है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि सिर्फ 5% पेमेंट आपके बेटे ने की है, 95% आपने की है, तो कायदे से ये आप ही की प्रॉपर्टी है, उनका शेयर बहुत कम है। तो या तो आप 5% उनके में और 95% अपने में दिखाइए या पूरा अपने में दिखाइए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट के हो सकता है। हालांकि अगर आपने कोई प्लानिंग की हुई है, पहले से कोई एडवाइस लीगल ली है किसी प्रोफेशनल की, तो उससे जवाब बदल सकता है, क्योंकि ये हर प्रोफेशनल का अलग व्यू होता है। कहीं भी इनकम टैक्स एक्ट में ये नहीं लिखा गया कि 5% अगर एक का है और 95 दूसरे का है तो कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे। तो अगर आप पूरा का पूरा अपने में डीम्ड ओनर के उसमें दिखाएंगे तो आप थोड़ा सा रिस्क फ्री हो जाते हैं। और टीडीएस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कितना किसके में कटा है। अगर आपके बेटे और आप में 50-50 डिडक्ट हुआ है तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको लेना होगा, अगर आप पूरी इनकम अपनी दिखा रहे हैं। चलिए, कोई कंफ्यूजन?
हो गया जी, क्लियर। चलिए, कोई दिक्कत हो तो फिर दोबारा से बताइएगा। अच्छा वो आपने बड़ा जो सवाल पूछा आपने, वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सवाल लेके दबा के बैठे रहते हैं, मन में पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन कई सारे लोगों की समस्याएं आपने सुलझा ली हैं। अब चलते हैं नोएडा, जहाँ से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं 10-15 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ और कोई मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, मेरा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अच्छा, सीधा अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप? जी, मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वाह, बहुत तो अच्छा। अब उसके हिसाब से मेरा अभी जो प्रॉफिट है वो 12 लाख से ऊपर है। तो मुझे ये जानना था कि अगर मैं उसको बेचूंगी तो मेरा कितना टैक्स बनेगा और कैसे बनेगा? ठीक है। मुझे लगता है लक्ष्मण ये कंफ्यूजन इसलिए है कि वो 12 लाख की जो रिबेट होती है 87A की, उसको लेकर के ज़्यादातर लोग अभी भी उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। तो अब जैसे आपने बताया आप हाउसवाइफ हैं, आपकी कोई भी और इनकम नहीं है, आपकी जितनी भी इनकम होगी जब आप इन शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को सेल करेंगे तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम होगी, क्योंकि आपने खुद ही कहा आपने इन्वेस्टमेंट के लिए किया, आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आप जिस भी साल में इसको बेचेंगे उस साल में कैपिटल गेन आपका टैक्स होगा। आपने जितने का बेचा माइनस जितने का खरीदा, उसके बैलेंस पे आपका इक्विटी है तो 12.5% आपको टैक्स देना होगा। क्योंकि ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, इसमें आपका स्लैब नहीं लगता है और क्लियरली एक्ट में मेंशन्ड है कि कोई भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम के ऊपर हमारा 87A की रिबेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपका इनकम अगर 12 लाख के ऊपर है या नीचे है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये कैलकुलेशन अलग करनी होगी, 12.5% पे आपको टैक्स देना होगा। लेकिन क्योंकि आपकी कोई भी और इनकम नहीं है तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो 4 लाख से ये शुरू होती है, तो वो जो पहले 4 लाख हैं वो आपके अमाउंट से माइनस हो जाएंगे, उतना बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर की जितनी इनकम है वो सारी की सारी आपकी 12.5% पे टैक्सेबल होगी और आपको उसके हिसाब से रिटर्न भरनी होगी। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि 1,25,000 तक इक्विटी का लॉन्ग टर्म गेन हर साल एग्जेम्प्ट होता है, तो आप 1,25,000 या 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और 1,25 का इस साल क्लेम कर लीजिए, बाकी आप अप्रैल में कर लीजिएगा, ताकि आप नए फाइनेंशियल ईयर में आ जाए और आपको दोनों साल का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और आपका जो एक इक्विटी की लिमिट है वो सारी अवेल करके आपको मिनिमम टैक्स देना पड़े। चलिए, 12 लाख के स्लैब में तो नहीं आती है, लेकिन टैक्स बचाने के बहुत सारे रास्ते हैं जो अभी गौरी ने बता दिया आपको। लेकिन ये 12 लाख वाला बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। 12 लाख जो है दुर्गेश जी, वो उन लोगों के लिए जो रेगुलर इनकम होता है, ये जो शेयर मार्केट से कैपिटल गेंस की कमाई होती है वो दरअसल स्पेशल इनकम माना जाता है। स्पेशल इनकम इस 12 लाख वाले में शामिल होता नहीं है। तो ये 4 लाख मान लिया जाए इनकी आमदनी 11.5 लाख है, तो 4 लाख बेसिक एजम्पशन हटा देंगे तो 7.5 लाख रुपए पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। 1,25 भी हटा देंगे जो इक्विटी की एग्जेम्पशन है, 4 लाख हटा देंगे, जो बैलेंस बचेगा उस पर 12.5% आपको उस पर 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है? जी जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप फुल टाइम आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से आप 12 लाख के स्लैब से ऊपर भी चले जाएं, अच्छी खासी आमदनी हो, ताकि ज़्यादा इनकम आपके पास आता रहे। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल बताते आइएगा हमारे साथ। और कमाना कैसे वो हमारे दूसरी टीम बताती रहती है सुबह से शाम तक, तो आप CNBC आवाज़ देखिए और आपको वहाँ से बेहतर गाइडेंस मिल सकेगा। और कमाई पर टैक्स कैसे बचाना, उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो कमाने से लेकर टैक्स बचाने तक पूरा 360 डिग्री हम लोग गाइडेंस देते हैं अपने दर्शकों को। धन्यवाद दुर्गा जी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद बताएंगे कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को छुपाना आपके लिए कैसे भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग आखिर क्या कुछ नया कर रहा है इन दिनों, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और इसको आप इनकम टैक्स विभाग को नहीं बता रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं गुनाह कर रहे हैं आप। और अगर आपको ये लगता है कि इनकम टैक्स विभाग को बताए बगैर हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा है नहीं।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ा मामला पकड़ में आया जहाँ पे रजिस्ट्रार, जहाँ पे हम लोग ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं, घरों की रजिस्ट्री खरीद बिक्री करते हैं, वहाँ पे रजिस्टर में कई सारे प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को उस रजिस्ट्रार ने चढ़ाया ही नहीं, दिखाया नहीं, और उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है रजिस्ट्रार के ऊपर कि जो भी बड़े वैल्यू के ट्रांजैक्शन होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे। उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी नहीं किया। अब ये जब मामला सामने आया तो इनकम टैक्स भी हरकत में आ गया। अब इन सारे मामलों की तो जांच कर ही रहा है, वो तो जिन्होंने किया वो जाने, रजिस्ट्रार जाने, और जिन्होंने खरीद बिक्री की वहाँ पे वो जाने। लेकिन आपके लिए एक बड़ी सबक है। सबक ये है कि आपको प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को दिखाना है। कैसे दिखाना है, क्यों दिखाना है, किस तरह के ट्रांजैक्शन को दिखाना है, गौरी समझते हैं। गौरी, ये क्या माजरा है, समझाइए जरा। लक्ष्मण, देखिए, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सर्कल रेट को ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और रजिस्ट्रार के पास जाके जितने की हमने प्रॉपर्टी खरीदी या मिनिमम जो आपका सर्कल रेट है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, और हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। और रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग करता है, जानकारी देता है कि इस व्यक्ति ने इतने की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब स्पेशली बिहार और यूपी में ऐसा मामला सामने आया जहां पे रजिस्ट्रार ने रिपोर्टिंग तो की है कि ये प्रॉपर्टी की सेल और परचेज हुई है, लेकिन उसमें कितनी कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो रिपोर्ट नहीं किया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में बहुत ज़्यादा कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, और सरकार हर तरह से कैश की ट्रांजैक्शंस को कम से कम करने के लिए पूरे एफर्ट कर रही है। अब यहाँ पे जब इस प्रॉपर्टी की सेल परचेज हुई, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा, 30 लाख से ज़्यादा की कैश इन्वॉल्वमेंट रही है, और रजिस्ट्रार ने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। अब आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करा ली एक अमाउंट पे, और वो पेमेंट आपको कायदे से बैंक ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी जो आपने कैश में ट्रांजैक्शन कर दी। अब सरकार जब आपको नोटिस भेजेगी तो पूछेगी कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया, ये जो कैश आपने ट्रांसफ़र किया है ये कहीं ना कहीं आपका अनअकाउंटेड मनी है, इसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स भी लग जाएगा, इंटरेस्ट भी लग जाएगा, और हो सकता है इस पर कंसीलमेंट की पेनल्टी भी लग जाए जो 200% तक जा सकती है। तो काफ़ी हद तक ये कैश की जो ट्रांजैक्शंस है, इन्वॉल्वमेंट है प्रॉपर्टी में, ये आपकी होनी ही नहीं चाहिए, और जो भी हो उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ बताइए, मोटा मोटी ये माना जाए कि अगर कोई शख्स कैश ट्रांजैक्शन करके प्रॉपर्टी खरीद लेता है और ये मान के चलता है कैश में ट्रांजैक्शन के इनकम टैक्स विभाग को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा है नहीं। देखिए, एक तरह की कैश ये होती है कि आपने रजिस्टर करी किसी अमाउंट पे और बाकी तो आपने अकाउंट फॉर ही नहीं किया। यहाँ पे गलती ये हुई है कि ज़्यादातर पैसा ही कैश में कर दिया। जो सर्कल रेट जो था जिसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी दी, आपने स्टैम्प ड्यूटी तो दे दी, अपने चेक से पेमेंट कर दी, लेकिन जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी जो आपने सेलर को देनी थी वो आपने कैश में कर दी। अब उसकी जानकारी सरकार को ऐसे नहीं मिलेगी कि आपने वो पेमेंट किस तरह से की है, वो बहुत बड़ी गलती हुई है कई लोगों से। इसमें हमें जानकारी देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन करें फेयर करें, ऑनलाइन करें। बिल्कुल, लेकिन जानकारी तो हमें भी देनी है। जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी अपना सेल और परचेज जो है वो रिपोर्ट करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी ट्रांजैक्शन है, क्या है। और जो रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग करता है उसको भी देखना होता है कि वो रिपोर्टिंग ठीक है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये सब कुछ दिखाना होता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं मुंबई, जहाँ से उल्लासनगर से संतोष सोनी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताएं क्या हाल है आपके? मेरा छोटा सा सवाल है कि जीएसटी जैसे अभी हट गई है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से, तो हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ कंपनियां एजेंट की कमीशन पर जीएसटी काट रही है। जहां तक मुझे जानकारी है जीएसटी 20 लाख से ज्यादा कमीशन हो तब अप्लाई होता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा क्या वो सही कर रही है? 5% जो कमीशन पे काट रही है जीएसटी तो लागू तब होगा ना जब 20 लाख हो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है आप एजेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या जो जिन्होंने पॉलिसी ली है उनके लिए पूछ? ठीक है, एजेंट देखिए, जहां पे भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बनेगी जीएसटी की, तो इंश्योरेंस एजेंट के केस में जो जीएसटी लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो टोटली उल्टा हो जाता है, क्योंकि एजेंट्स ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे हैं, और कई एजेंट्स ऐसे हैं जो छोटा काम करते हैं, उनकी इनकम बहुत कम होती है इंश्योरेंस कमीशन से, और सरकार एक को इंडिविजुअली ट्रैक नहीं कर सकती। इसलिए सरकार ने इंश्योरेंस
कंपनी की लायबिलिटी रखी है कि वो उनका जीएसटी जमा कराए और उसका इनपुट ले। हालांकि इसमें इंश्योरेंस एजेंट का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सपोज करिए कि आपकी 50,000 रुपये की कमीशन बनती है, 50,000 रुपये पे जितना भी जीएसटी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी डिपॉजिट कराएगी और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगी। आपकी कमीशन से वो जो जीएसटी का अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा, आपको अपना पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। इनफैक्ट आपको जीएसटी की कोई कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके लिए ये एक तरह से अच्छी बात है। तो ये जीएसटी काटना गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी को करना ही पड़ेगा। जहाँ पे भी जीएसटी की कंप्लायंस है, इंश्योरेंस एजेंट को जहाँ पेमेंट हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको काटेगी इंश्योरेंस एजेंट के बिहाफ पे और डिपॉजिट कराएगी। ये जो 20 लाख वाली बात कर रहे हैं वो क्या है? जो 20 लाख वाली बात है वो नॉर्मल केसेस में होता है। जीएसटी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है 20 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपको जमा कराना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यहाँ पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाता है, यानी कि पूरा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, आरसीएम। इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, वहाँ पे सिस्टम पूरा उल्टा हो जाता है। चलिए संतोष जी, उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल फटाफट ले लेते हैं गौरी, वो है विजय कुमार सिन्हा जी का, गया से भेजा, इन्होंने ईमेल भेजा। दरअसल इनका इंक्रीमेंट हुआ था और इंक्रीमेंट हुआ लेकिन पेमेंट मिला नहीं था, इंक्रीमेंट लागू हो गया था और 2025 में उनको एरियर के तौर पर ये इंक्रीमेंट वाले पेमेंट 2,46,000 रुपये मिले हैं, जो 1998 से 2007 के बीच के इंक्रीमेंट का मामला है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो एरियर मिला है इस पर क्या टैक्स देनदारी बनेगी? क्योंकि इनके नियोक्ता पीएनबी है, इन्होंने 20% की दर से 56,410 रुपये का टीडीएस काट लिया है। देखिए, यूजुअली जो एरियर्स का केस होता है उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको अगर पिछले 5, 10, 15 साल के एरियर इस साल में मिले हैं और इस साल में क्योंकि आपकी इनकम हो सकता है ज़्यादा हो, टैक्स रेट भी ज़्यादा हो सकते हैं, कई बार स्लैब्स छोटे हो सकते हैं, तो आपकी हो सकता है क्योंकि एरियर जिस साल में आता है उसी साल में देनदारी बनती है, तो हो सकता है कि आपका एरियर की वजह से इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस अमाउंट की वजह से आप हाईएस्ट स्लैब रेट पे चले जाएं, सरचार्ज लग जाए, कुछ भी महंगा पड़ जाता है, महंगा पड़ सकता है। लेकिन इसीलिए लॉ में एक प्रोविजन है जहाँ पे आपको रिलीफ दिया जाता है, सेक्शन 89(1) का रिलीफ है। किसी को भी एरियर्स अगर मिलते हैं तो वो इस सेक्शन में रिलीफ ले सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टेक्निकल होती है, आपको अपने एम्प्लॉयर से एक कैलकुलेशन भी मिलेगी, वो कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके यही एरियर जिस साल को रिलेट करते हैं अगर वैसे मिले होते तो आपका कितना टैक्स होता, इस साल में अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, इस तरह से कैलकुलेशन करके रिलीफ कैलकुलेट होता है। वो कैलकुलेशन आप उनसे लीजिएगा और इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस क्लेम कर सकते हैं, ये इनकम में जो टैक्स का रिलीफ है वो क्लेम कर सकते हैं और टीडीएस तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आराम से आप अपना जो टीडीएस है उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको एक फॉर्म 10E भरना बहुत जरूरी होगा रिटर्न भरने से पहले, जिसमें इस रिलीफ की जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। चलिए फॉर्म 10E भरिएगा, रिलीफ का कैलकुलेशन करिएगा और जो आपके एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस काटा टीडीएस भी आपको मिल जाएगा, तो कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए। तो गौरी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।